अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। कल जिस कहानी का मैंने आपको पार्ट 1 सुनाया था उसका बहुत ही ज़बरदस्त आज आपको पार्ट 2 सुनाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारी MMTV का इजाफा हो, ये फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके और आपकी तरह बाकी लोग भी कहानी को एंजॉय कर सके। तो इसलिए लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। कहानी भेजी थी मुझे UAE से शाहिद ने और ये कहानी है सरगोधा के आगे एक छोटे से गांव की सच्ची कहानी, चुड़ैल की मोहब्बत की दास्तान। कल हमने कहानी यहां पे ख़त्म की थी कि जब लगा कि काफ़ी टाइम हो गया है और फाना अभी तक घर वापस नहीं आया। इस वक्त तक तो उसको भैंसों का चारा काट के वापस आ जाना चाहिए था। तो उसका चाचा उसको देखने के लिए उन ज़मीनों में पहुंचा और जब वहां पे देखा तो वो गधा गाड़ी भी मौजूद थी, उसका कमीज़ और उसके ऊपर रखा हुआ तावीज़ मौजूद था, वो दरांती जिससे वो काट रहा था घास वो भी मौजूद थी। अगर कोई मौजूद नहीं था तो वो फाना था। वो इरफान को वहां पे ढूंढना शुरू हो गया, फाने फाने, लेकिन कहीं से भी जवाब ना आया। वो जब जमीनों में देख चुका तो उसके दिल के अंदर जो खटका पैदा हो चुका था, जो शक पैदा हो चुका था, वो यकीन में बदल गया कि कमीज और उसके ऊपर अगर रखा तावीज यहां मौजूद है तो फिर वो फाना गायब हो चुका है। वो भागता हुआ घर पहुंचा, घर वालों को ये इतला दी कि फाना ज़मीनों में नहीं है, फाना गायब हो चुका है, उसका तावीज़ भी वहीं पे रखा है कमीज़ के ऊपर। तो इससे अंदाज़ा यही होता है कि वो उसको लेके जा चुकी है। हाफिज साहब ने कहा था कि तावीज़ जब तक उसके गले में है वो उसके करीब भटकती रहेगी, पास नहीं आ सकेगी, लेकिन तावीज़ वो कहीं उतार बैठा है और वो उसको अपने साथ ले गई है। सबसे पहले हाफिज साहब को बुलाया गया और हाफिज साहब को सारा माजरा बताया गया कि हाफिज साहब, हम उसकी कमीज़ और तावीज़ ले आए हैं जो आपने तावीज़ दिया था, फाना नहीं है। तो हाफिज साहब जो सारी सूरत हाल से वाकिफ़ थे तो फ़ौरन बोले, तो आपके ख्याल में फ़ाना कहाँ जा सकता है? तो उसका चाचा और घर वाले जो सारी कहानी से वाकिफ़ हो चुके थे फ़ौरन बोले, यकीनन उसी जगह पे जहाँ वो उसको अपना घर बता के ले के गई थी, बांसों के जंगल के पास वो जो पंप है उस कमरे में। तो फिर देर किस बात की, कुछ लोगों को और इकट्ठा कीजिए और हम उस चुड़ैल के उस घर पे चलते हैं जहां वो हमारे बच्चे को ले गई है। गांव के और भी लोगों को इकट्ठा कर दिया गया। लोगों ने अपने हाथ में डंडे सोटे जो भी एक सामान पकड़ सकते थे। चुड़ैल से कैसे मुकाबला हो सकता है कोई भी नहीं जानता था। तो इंसान सबसे पहले हिफाजती तौर पे जो चीज़ अपने पास उठाता है वो डंडा, सोटा, कुल्हाड़ी होती है और उन गाँव के लोगों के पास यही हथियार थे, उन्होंने उठा लिए और वो एक मजमा सा हो गया, काफ़ी लोग जमा हो गए और अब वो सारे गांव वाले चलते हुए उसी सिमत जा रहे थे जिस सिमत कभी कोई भी नहीं जानता था। वो पुली के साथ बना हुआ कमरा जो भारी कहलाता था, जो पक्का कमरा कहलाता था, जहाँ पे जिन्नात का बसेरा था और अभी वो फाने को ढूंढने के लिए वहीं जा रहे थे। वो सारे चलते चलते ज़मीनों में दाखिल हुए और ज़मीनों से चलते हुए उस जंगल के अंदर दाखिल हो गए और जंगल से होते हुए उस नहर के पास बने उस कमरे के पास पहुंच गए। अभी वो कमरे से काफ़ी दूर फासले पे खड़े हो गए कि अगर वो वाकई वहाँ बसेरा रखती है, उसके कोई और घर वाले भी हैं और इंसानी रूप में हैं, तो एकदम से हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए। तो आवाज़ें देना शुरू हो गए, इरफान, ओए फाने, फाने बाहर आ जा, फाने, फाने बाहर आ जा। काफ़ी आवाज़ें देने पे भी जब फाना बाहर नहीं आया तो हाफिज साहब से बोले, अब क्या करना है? हाफिज साहब ने कहा, रुको मुझे देखने दो। हाफिज साहब चलते हुए उस कमरे के पास गए जो कई सालों से बंद था। इसका दरवाज़ा अभी भी बंद था। उन्होंने उस कमरे के इर्द गिर्द थोड़ा सा चक्कर लगाया, पढ़ाई की और उसके बाद बोले,
आगे बढ़ो, दरवाज़ा खोलो। ताला तो बाहर नहीं लगा हुआ था, दरवाज़ा वैसे बंद हुआ हुआ था। तो गांव के कुछ नौजवान, उनके साथ बुजुर्ग आगे बढ़े और उस दरवाजे को खोल दिया गया। जैसे ही उस दरवाजे को, जो एक सिंगल नहीं डबल दरवाजे होते थे उन दिनों में, ये तो सिंगल दरवाजा है, डबल दरवाजे को खोला गया तो सामने जो मंजर था, कमीज के बगैर फाना बिल्कुल सामने वाली जो कोना बनता था, दीवार का कोना होता है, उसी कोने की तरफ नीचे जमीन पे फाना बैठा हुआ था। उसका मुंह कोने की तरफ था और कमर उन लोगों की तरफ करके बैठा था। इस अंदाज में जमीन पे पांव के बल बैठा हुआ था, चौकड़ी मार के नहीं, पांव के बल बैठा हुआ था कि उसने अपना मुंह दीवार के कोने की तरफ किया हुआ था। 3-4 लोग आगे बढ़े और पहचान गए, हाँ ये हमारा फाना ही है। और उसको आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब जाते हुए उसको आवाजें दे रहे थे, ओए फाने, इधर तू क्या कर रहा है? फाने, ओए फाना, इधर देख, तू इधर क्या कर रहा है? तू इधर क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि कमीज तो उसकी वहीं पे उतरी रह गई थी। अब वो कमीज के बगैर सिर्फ शलवार में पांव के बल बैठा, उसका मुंह दीवार के कोने की तरफ, और वो उसको आवाजें देते देते आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ा रहे थे। उसी तरह बैठा हुआ था, डरा था, सहमा था, कोई नहीं जानता था। यहां तक कि चलते चलते उसके पास पहुंच गए, उसको कंधे पे हाथ रखा और हिला दिया, ओए फाने, ओए इधर देख। और उसी लम्हे फाने ने गर्दन पीछे घुमाई और जैसे ही उसकी गर्दन पीछे घूमी तो उसकी आंखें ऐसी लाल सुर्ख थीं कि उसके अपने करीबी देख के उछल के पीछे आए और एकदम से डर गए। वही फाना था, उन्हीं का बेटा, उन्हीं का बच्चा, उन्हीं का भतीजा, लेकिन इस वक्त ऐसी लाल सुर्ख उसकी आंखें थी कि उनकी जान निकल गई। एकदम से पीछे आए और हाफिज साहब से बोले, हाफिज साहब आप देखिए। हाफिज साहब जो पीछे खड़े थे, उन्होंने आंखों को देख लिया था, वो शायद समझ गए। वो चलते हुए उसके पास गए और पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे कि फाने ने फिर से गर्दन, अब फाने को उन्होंने आवाज़ नहीं दी थी, सिर्फ पढ़ रहे थे कि तभी फाने ने अपनी गर्दन पीछे हाफिज साहब की तरफ घुमाई, ऊपर देखा, लाल सुर्ख आंखें थीं, लेकिन वो फिर भी पढ़ते रहे यहाँ तक कि उसने मुंह वापस उसी दीवार की तरफ कर लिया। पढ़ने के बाद हाफिज साहब कहते हैं, तुम लोगों के पास कोई रस्सा है? वो कहते हैं, नहीं, चादरें हैं हमारी, ये पटके हैं, ये इससे काम चल जाएगा। उन्होंने कहा, हाँ, अब ज़्यादा लोग अंदर आओ और इसको आते ही बांध लो, इसके हाथ भी बांध दो और इसके पाँव भी बांध दो। ये बहुत ताकतवर है, 1-2 बंदे नहीं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोग आ सकते हो, जल्दी से आओ। मैंने अमल इस पे पढ़ दिया है, अभी ये नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, इसको बांधो। वो सारे आगे बढ़े और फाने को इस अंदाज में बाजुओं से, टांगों से पकड़ लिया कि वो नुकसान ना पहुंचा सके, और उसके हाथ और पांव बांध दिए गए। उसके बाद हाफिज साहब ने कहा, इसको उठाओ, घर ले चलो। वो फाने को उठा के गांव वाले घर ले आए। घर ला के उसके हाथ पांव बंधे हुए ही थे, उसको चारपाई पे लिटा दिया गया। हाफिज साहब बोले, जाओ पानी का जग भर के लाओ। वो लोग पानी का जग भर के लाए और हाफिज साहब उसके ऊपर खड़े होके पढ़ना शुरू हो गए। पढ़ते रहे, दम करते रहे और पानी के अंदर फूंक मारते रहे यहाँ तक कि पानी उसके अंदर से उठाया। और वो जो लेटा हुआ था, जिसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, जो आंखें बगैर झपकाए एक ही तरफ आसमान की तरफ देखे जा रहा था, उस पर जैसे ही पानी के छींटे मारे तो एकदम से उसकी और आंखें बाहर निकल आईं और वह एकदम से उठ के बैठ गया। हाथ पांव बंधे होने के बावजूद उसका वजूद जिस तरह हिल रहा था, लगता था पहलवान तो वैसे भी था, सेहतमंद तो वैसे भी था, लेकिन अब उसका वजूद ऐसे कांप रहा था जैसे इस बंधे हुए मोटे कपड़ों को भी उठा के फेंक देगा। उसका वजूद कांपे जा रहा था और वो शदीद गुस्से में आ रहा था। और हाफिज साहब पढ़े जा रहे थे कि तभी उन्होंने उसके चेहरे पे
छींटे मारने शुरू कर दिए। और वो जो लाल सुर्ख आंखों वाला फाना सामने बैठा था, उसकी आंखें बाहर निकल आई थी गुस्से से। ऐसे लगता था जैसे हाफिज साहब को खा जाएगा। एकदम से उसके मुंह से एक चीख निकली। फाने ने ऐसी मुंह से चीख निकाली कि गांव के लोग जो करीब खड़े थे, उसके चाचा बाप, सारे लोग भी कांप के रह गए। ऐसी भयानक खौफनाक चीज थी कि लोगों ने सिर्फ कानों पे हाथ नहीं रखा, वरना लगता था कानों के पर्दे फट जाएंगे। चीख एक औरत की थी। फाने के गले से आवाज एक औरत की निकली थी, एक ऐसी चीख जिससे लोग हिल के रह गए, लरस के रह गए। और वो अंदर से बोली, बस कर, बोल, क्यों बुलाया है मुझे। तो हाफिज साहब जो पढ़ते पढ़ते इसी इंतजार में थे कि उससे हम कलाम हो, तो वो आगे से अब हम कलाम हो चुकी थी। हाफिज साहब ने कहा, क्यों कब्जा किया है तूने इसके वजूद पे। वो चुप हो गई। उन्होंने फिर से पानी जग से उठाया, उसके चेहरे पे छींटा मारा। फिर से उसके मुंह से एक चीख निकली और बोली, ये मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। अब ये मेरे अलावा किसी और का नहीं हो सकता। अब ये हमेशा मेरा रहेगा। और सुन लो तुम सब अपने कान खोल के, मेरा ये शौहर है और मैं इसकी अब बीवी हूं। और तुम सबको मैं एक बात बता दूं, मैं इसके बच्चे की मां बनने वाली हूं। इसलिए अब ये सिर्फ और सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। हाफिज साहब जो पढ़ रहे थे, जो पानी के छींटे मार रहे थे, वो भी सुन के हैरान रह गए और उसे बोले, ये तेरा कैसे है? तो तेरा शौहर कैसे है? ये इंसान है, तू जिन्नात में से है, ये कैसे तेरा शौहर हो गया? मुझे पूरी बात बता, तफसील से पूरी बात बता। तो उस चुड़ैल ने बताना शुरू किया कि जब मैं पहली दफा इससे मिली थी और इसको कहा था कि दूध लेके मेरे घर की तरफ जाना है, तो मेरे साथ ये चलता हुआ आ गया था और इसको मैंने अपना घर दिखाया था, वही जहां से तुम इसको अभी लेकर आए हो। कि मैंने इसे कहा था ये मेरा घर है। मैंने इससे दूध लिया था, पीतल का बर्तन लेके आई थी, उसमें से मैंने इससे दूध लिया था और ये दूध देके वापस चला गया था। लेकिन अगले दिन ये बगैर बताए चलता हुआ दोबारा उस जगह पे पहुंच गया था और मुझे अपने जादू से पता लग गया था कि ये उस जगह पे जा रहा है। तो इसके पहुंचने से पहले ही मैं अंदर दाखिल हो गई थी और इसने आके बाहर दरवाज़ा खटखटा दिया। जिस वक्त ये उस कमरे की तरफ जा रहा था जहां पे कोई भी नहीं जानता, तो मैं बहुत दूर थी, लेकिन मुझे पता लग गया था कि फाना उसी कमरे की तरफ जा रहा है। तो इसलिए जल्दी से इसके पहुंचने से पहले ही मैं अंदर दाखिल हो गई। जब इसने दरवाज़ा खटखटाया तो मैं बाहर आई। मैंने बोला, हाँ बोलो। तो इसने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ बातें कर सकता हूं? क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूं? मैंने उसे अंदर बुला लिया। अंदर एक चारपाई पड़ी थी। मैं और ये चारपाई पे बैठ गए और फिर ये मुझसे बातें करना शुरू हो गया। ये 2 घंटे मेरे साथ बैठा रहा और बातें करता रहा। उसके बाद इसने मुझसे कहा, क्या कल मैं फिर तुमसे मिलने के लिए आ सकता हूं? और मैंने इसे कहा, हाँ तुम आ सकते हो। अगले दिन ये फिर से मुझे मिलने के लिए आ गया और मेरे साथ उसी कमरे में बैठा। ना सिर्फ बैठा रहा, उसके बाद इसकी आंखों में मेरे लिए प्यार था, इसकी आंखों में मेरे लिए चमक थी और ये मेरे साथ ताल्लुक बनाना चाहता था। मैं समझ गई थी ये मुझे लाइक करने लगा है, मुझे पसंद करने लगा है, मुझसे प्यार करने लगा है। और तब
इसका और मेरा जिस्मानी ताल्लुक बन गया। और उसके बाद मुस्तकिल ये मेरे पास वहाँ आने लगा। कभी सुबह कभी शाम को, जब भी इसको टाइम मिलता, कभी सुबह शाम ही आ जाता। और फिर हम दोनों उस कमरे में ऐसे रहते थे जैसे मियाँ बीवी। ये मुझसे उस कमरे में मिलने ही इसलिए आता था, ताल्लुक़ बनाने के लिए, मियाँ बीवी का जिस्मानी रिश्ता बनाने के लिए। कि कुछ दिनों के बाद इसने मुझसे कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम्हारे हुस्न ने मुझे अपना दीवाना बना दिया है। तुम बहुत हसीन व जमील हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारा हुस्न ऐसा है कि मैं बस तुम्हारा ही हो के रह चुका हूं। मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी कर लो और शादी करके मैं तुम्हें अपने घर लेके जाना चाहता हूं। मैंने उसे कहा, तुम देख रहे हो मेरे घर वाले कहीं गए हुए हैं, आजकल मैं अकेली हूं। जब मेरे घर वाले वापस आ जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कैसे शादी करनी है और घर वालों से कैसे बात करनी है। अभी तुम इसीलिए आसानी से मेरे घर आ जाते हो कि मेरे घर पे और कोई भी नहीं है, मैं अकेली रह रही हूं, घर वाले कहीं गए हुए हैं, उनको वापस आने दो, फिर हम देखते हैं। और यूं ये मेरे पास आता रहा, यहां तक कि मैं इसके बच्चे की मां बनने वाली हो गई। अब ये सिर्फ और सिर्फ मेरा है और सिर्फ मेरा रहेगा, और अब इसको कोई मेरे अलावा हाथ नहीं लगा सकता। इसका वजूद अब सिर्फ मेरे लिए है, इसका तन मन धन अब मेरे लिए है। अब ये सिर्फ और सिर्फ मेरा शौहर है और मैं इसे हर सूरत अपने साथ लेके जाऊंगी। चाहे तुम लोग जो भी कर लो, जो कोशिशें कर लो, मैं अब इसका साथ नहीं छोड़ने लगी। इसकी बीवी जो हूं, मेरा शौहर भी है, और वैसे भी अब तो मैं इसके बच्चे की मां बनने वाली हूं। भूल जाओ कि मैं इसको छोड़ूंगी। हाफिज साहब उसके बाद, ये सब सुनने के बाद खामोश हो गए। उसके घर वालों की तरफ देखा तो वो एकदम कहका मार के मुस्कुराई और आगे से बोली, तुम्हें अधूरी कहानी पता थी। घर वालों को जो उसने कहानी सुनाई थी वो अधूरी कहानी थी। मैंने आज जो तुम्हें बताया है ये मुकम्मल कहानी है। और कहके लगाना शुरू कर दिया। वो कहके लगा रही थी, वो माना ही था एक सेहतमंद पहलवान जिसके वजूद के अंदर एक चुड़ैल बात कर रही थी। एक क्लियर नस्वानी आवाज़, एक क्लियर खूबसूरत औरत की आवाज़, एक ऐसी सुरीली आवाज़ जैसे किसी के बहुत ही प्यारी सी औरत की आवाज़ हो। और वही भयानक अब वो कहके लगा रहे थे कि हाफिज साहब पढ़ते रहे यहां तक कि उसके ऊपर मुसलसल छींटे मारने शुरू कर दिए कि पूरा जग उसके ऊपर पानी का फेंक दिया। और उसी वक्त जिसके हाथ पांव बंधे हुए थे वो फाना चारपाई पे गिरा और बेहोश हो गया। हाफिज साहब उसके घर वालों की तरफ देख के बोले, ये चुड़ैल सच कह रही है। इसने जो कुछ भी कहा है ये सब का सब सच है। इसने झूठ नहीं कहा, सब इसने सच बताया है। ये वाकई उसके बेटे की मां बनने वाली होगी और वाकई इन दोनों के बीच में ताल्लुक बन चुका है। तभी उसके चाचा को उस कहानी जो फाने ने सुनाई थी याद आई, और उसके बाप को भी जो बाद में पता लगी थी। ये उससे पहले सारे वाकयात थे जो हो चुके थे। फाने ने कहानी तो ये सुनाई थी कि मैं उसको पहली दफ़ा दूध देने के लिए गया और घर जाके देखा तो मैं डर सा गया कि ये कैसा घर है, मैंने नहीं जाना। जबकि वो गलत बयानी कर रहा था, वो उसके पास जाता रहा था, वो उसके पास जाता रहा था। बाकी कहानी उसने अपनी तरफ से घड़ी थी। जो चुड़ैल ने कहानी सुनाई थी वो सच थी।
तो चाचा और उसके घर वाले परेशान हो गए। तो फिर ये डर क्यों रहा था? तब उनको एक बात का अंदाज़ा हुआ। हाफिज साहब ने चुड़ैल से भी ये बात कही थी जब वो हाजिर हुई थी फाने के अंदर अभी कुछ देर पहले। तो उन्होंने उसको एक बात कही थी कि इसमें इसका क्या कसूर है, तू तो इंसान के रूप में थी और तू एक खूबसूरत औरत बन के उसके सामने आई थी। वो एक नौजवान था, खूबसूरत जिस्म का मालिक, खूबसूरत शक्ल का मालिक, बेहतरीन सेहतमंद पहलवान, और जब तू उसके सामने इतनी हसीनो जमील बन के आ गई तो कोई भी इंसान होगा वो तो दिल हार बैठेगा। इसमें इसका क्या कसूर है? क्योंकि हाफिज साहब ने बात तो पकड़ ली थी कि अगर तू उसको बता देती कि मैं चुड़ैल हूं और इंसानी रूप धार के आई हुई हूं, फिर तो वो तुझसे डरता। लेकिन उसने उसको ये बात नहीं बताई थी और फाना उसको एक खूबसूरत लड़की औरत ही समझ के उससे प्यार कर बैठा था। और जब हाफिज साहब ने ये बात उस चुड़ैल को कही कि उसको तो नहीं पता था, वो तो तुझे एक औरत समझ के प्यार कर रहा था, तो वो आगे से बोली तो मैं क्या करूं, बस कह दिया ना, तो मैं क्या करूं, बस ये मेरा है। अब जब घर वालों को भी पता लग गया, आखिरी दफ़ा जब उनको चाचा ने बताया था, ओए फाने जिस जगह तू जा रहा है, ओए तेरा बेड़ा घर को, वो जगह तो भारी है, उस जगह पे तो जिन्नात का बसेरा है, ओए तू दूध चुड़ैल को पिलाता रहा है, तब वो डरा था। तब उसको एहसास हुआ था कि वो चुड़ैल है। उससे पहले फाने ने कहानी घर वालों को झूठ बताई थी, क्योंकि उसको खुद भी उसने झूठ क्या बोला था कि उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक है, वो उसके पास मिलने के लिए जाता रहा है। लेकिन उस वक्त तक फाने को ये भी नहीं पता था कि वो चुड़ैल है, वो औरत समझ के उससे मिलता रहा था। जब उसने चाचा से पहली दफ़ा जिक्र किया था तो चंद बातें बताई थी, बाकी जिस्मानी ताल्लुक वाली बातें झूठ बोल दी थी। और चाचा ने जब उसको बताया, ओ फाने तेरा बेड़ा घर को, वो तो चुड़ैल है, तू चुड़ैल को दूध पिलाता रहा है, तो तब वो डरा था। और तब उसको पता लगा था कि ये वजूद इंसान का जिसके साथ रिश्ता बनाया है, रिलेशन बनाया है, ये एक चुड़ैल है। तभी वो बाद में रास्ता बदल कर गया था, तो उसने उसका रास्ता रोक लिया था और उसका जो ड्रम था वो मुंह से लगा के पी गई थी और वो डरा रहा था। उससे पहले तक उसको खुद भी नहीं पता था, जब तक उसके चाचा ने उसको नहीं बताया था कि वो चुड़ैल है। अब हाफिज साहब से कहा गया, हाफिज साहब अगला रास्ता तो आप बताइए, हम क्या करें, हम तो फंस गए, हमें खुद नहीं पता आ रहा, हमारा बच्चा इस अंदाज में फंस गया है, अभी क्या ये बेहोश हो गया है, चली गई है? उन्होंने कहा हाँ, अभी सिर्फ ये बेहोश हो गया है, इसके वजूद से आर्जी तौर पे चली गई है, मुस्तकिल नहीं गई। तो उन्होंने कहा इसका हल क्या है, इसका हल क्या करें? उन्होंने कहा इसका एक ही हल है इस वक्त जो मुझे पता है, मेरे बस में जितना था मैंने आपको करके दिखा दिया है। चुड़ैल सच कह रही थी, बातें जो आपके सामने आई हैं ये सारी सच हैं, फाने ने झूठ बोला था। अब इस चुड़ैल को, जिसके साथ उसका ताल्लुक बन चुका है, जो इसको अपना शोहर समझ बैठी है, जो कह रही है मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इस औरत को, इस चुड़ैल को अगर कोई निकाल सकता है तो वो मेरे पीर साहब हैं, मेरे मुर्शिद हैं, जिनके पास मैंने आपको भेजा था, जो पहले गए हुए थे, अब वो शायद वापस आ गए होंगे, तो आप उनके पास इनको लेके जाएं, वही इसका हल कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, अब ये चुड़ैल इसका पीछा नहीं छोड़ेगी, या तो इसको अपने साथ ले जाएगी, या इसको अब मार डालेगी, या इसको नुकसान पहुंचाएगी। अब वो इसका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। इसका कोई हल बता सकता है, पीछा छुड़ा सकता है तो पीर साहब हैं। सुबह होते ही इसको पीर साहब के पास ले जाओ। उन्होंने कहा ठीक है। रात सारी बंधा हुआ फाना चारपाई पे पड़ा रहा, उसके घर वाले जागते रहे कब सुबह हो और हम अपने बच्चे को पीर साहब के पास लेके जाएं। सुबह हो गई, उसी तरह बंधे हुए हाथ, उसी तरह बंधे हुए पांवों के साथ उन्होंने फाने को उठाया और लेकर उसी सिमत रवाना हो गए जहां पीर साहब रहते थे। अब ये गांव के काफ़ी लोग थे
एहतियातन सब साथ जा रहे थे कि खुदा न खास्ता अगर ये रस्सियाँ तोड़ बैठे, रस्से खोल बैठे तो क्या होगा, तो पकड़ने के लिए सारे मौजूद हों। तो 8-10 लोग वहाँ से रवाना हुए और जब पीर साहब के डेरे के बिल्कुल करीब पहुँचे, अभी इतनी दूर थे कि अभी 100 कदम के फासले पे डेरा था, सामने डेरा नज़र आ रहा था, लेकिन अभी भी कोई 70-80 कदम 100 कदम चल के जाना था। तो दूर से ही पीर साहब ने देखा जो दरबार के साथ बना हुआ उनका आस्थाना था, उस आस्थाने पे बैठे थे। तो अपनी चारपाई से एकदम से खड़े हो गए। मुरीद जो नीचे बैठे थे वो भी खड़े हो गए कि पीर साहब को क्या हुआ है। तो पीर साहब ने वहीं से हाथ का इशारा किया कि रुक जाओ, और मुरीद को कहा भागो इनके पास, कहो वहीं रुक जाओ। वो तब तक चलते चलते और करीब आ गए थे, इतने करीब आ गए थे जैसे 40-50 कदम के फासले पे आ गए हों। वो जब 40-50 कदम के फासले पे बिल्कुल सामने पहुंच चुके तो वो रुक से गए, क्योंकि वो खादिम भागता हुआ, मुरीद भागता हुआ उनके पास गया। तो उन्होंने कहा, तब पीर साहब कह रहे हैं यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। वो लोग वहीं पे रुक गए। पीर साहब ने कहा, भागो एक पानी का जग लेके आओ। उन्होंने पानी का एक जग मंगवाया और उसके ऊपर पढ़ना शुरू कर दिया। वो पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, उस पर फूंक मारी और कहा, जाओ इन सबको कहो ये पी लें और बाकी जो है पानी ये फाने पे डाल दें, उस लड़के पे डाल दें जिसको बांधा हुआ है। वो जग लेके गया। उन्होंने कहा, पीर साहब कह रहे हैं एक एक घूंट थोड़ा थोड़ा सारे इस जग में से पानी पिए जल्दी से। वो सारे उस जग में से थोड़ा थोड़ा पानी पीते गए। जब सब पी चुके तो जो बाकी पानी था वो सारा फाने के ऊपर डाल दिया गया। जैसे उसके ऊपर पानी डाला गया तो फाना होश में आ गया। उसने आंखें खोल दी। उसने आंखें खोली तो एकदम से इस तरह देखना शुरू हो गया कि ये मैं कहाँ हूँ, मेरे हाथ पांव क्यों बंधे हैं, और अपने बाप की तरफ देख के बोला, मेरे हाथ पांव क्यों बांधे हैं, क्या हुआ है मुझे। अब वो होश में आ चुका था, ना सिर्फ होश में बल्कि सबको पहचान भी रहा था। बोलने का अंदाज ऐसा था कि जैसे दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है कि मैं यहाँ कौन, क्यों मुझे लेके आए हैं, मेरे हाथ पांव क्यों बांधे हैं, क्या माजरा है। कि तभी पीर साहब ने इशारा किया, ले आओ इसे। घर वाले उसको बोले, कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स रिलैक्स। जैसे ही वो दहलीज, जो पीर साहब की दहलीज थी, वो उन्होंने दहलीज अंदर दाखिल हुए तो पीर साहब ने कहा, हाथ पांव खोल दो इसके। उन्होंने उसके हाथ पांव खोल दिए। सामने पीर साहब ने उसको बिठा दिया और बोले, अब बताओ क्या माजरा है। उसके घर वाले मुखातिब हुए कि पीर साहब, हम आपके पास पहले भी आए थे, आप कहीं गए हुए थे और हमें पता लगा था कि इतने अरसे बाद आप वापस आएंगे, हम नहीं आ सके। हमारे बच्चे के साथ जो माजरा हुआ है वो इस अंदाज में है। उन्होंने पूरी कहानी जो कुछ फाने ने सुनाई थी और उसके बाद किस तरह वो उस कमरे तक पहुँचे, कमरे से फाने को लेके आए और किस तरह कल रात को उन्होंने बताया, आपके ही शागिर्द हैं हाफिज साहब, हमारे जो गांव में रहते हैं, उन्होंने पढ़ाई की, सारा कुछ किया। तो वो चुड़ैल हाजिर हुई है और उस तरह वो बातें करती रही है कि मेरा बच्चा है, अब मैं इसकी बीवी हूँ और ये है सारा वाक़या। तो हाफिज साहब ने हमें कहा है, इसको कोई अगर निकाल सकता है तो वो सिर्फ पीर साहब हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम हैं और कोई भी नहीं। तो हम, ये सारी कहानी है, इसलिए आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। पीर साहब बोले, देख लेते हैं, इस चुड़ैल को भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं। पानी का फिर से एक जग मंगवाया गया और उसके ऊपर उन्होंने पढ़ के दम किया और सामने बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अब जिसके हाथ पांव खोल दिए थे, कल शाम को हाफिज साहब ने कहा था इसके हाथ पांव नहीं खोलने, बहुत ताकतवर है, लेकिन आज क्योंकि बड़े पीर साहब के पास थे, उसके हाथ पांव खोल दिए गए और वो सामने बैठा हुआ था और पीर साहब ने पढ़ना शुरू किया। थोड़ी देर पढ़ते 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 वो झूमना शुरू हो गया, उसका दिमाग, उसका सर, उसका आंखें झूम रही थीं, उसका वजूद गोल गोल घूम रहा था, क्योंकि अब आज जब वो होश में आया था तो उसकी आंखें नॉर्मल हो चुकी थीं। जब उसको उठा के लाए थे उसकी आंखें लाल थीं, जब घर में बांध के चारपाई पे रखा हुआ था आंखें लाल थीं, लेकिन अब जब होश में आया था तो आंखें बिल्कुल नॉर्मल हो गई थीं। नॉर्मल आंखों से बैठा हुआ था कि झूम रहा था, उसने आंखें बंद की हुई थी, झूमता रहा, यहाँ तक कि झूमते झूमते एकदम रुक गया और उसने आंखें खोल दी। और झूमते झूमते जैसे ही रुका और उसने आंखें खोली, उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई थी। पीर साहब बोले, आ गई हो, तुम हो,
जिसने इसके वजूद पे कब्जा कर रखा है। तो वो आगे से बोली। लाल सुर्ख आंखों में बैठा हुआ तो फाना था, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ उस चुड़ैल की है। उसने कहा, हाँ मैं आ गई हूँ, हाँ मैं आ गई हूँ। पीर साहब मुस्कुराए और बोले, क्या चाहती है तू? क्यों तूने इसके वजूद पे कब्जा कर लिया है? तो वो बोली, इसलिए कि अब ये मेरा है और मैं इसकी बीवी हूं और ये मेरा शौहर है। हमारे बीच में मियाँ बीवी वाला ताल्लुक है। ये मेरे पास आता रहा है, मुझसे प्यार करता है, मुझसे शादी करना चाहता था और मैं भी इसको पसंद करती हूं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये मेरा है अब और मेरा ही रहेगा। पीर साहब मुस्कुराए और बोले, तेरा कैसे है? तू जिन्नात में से है, ये इंसानों में से है। तेरा उसके साथ कैसा ताल्लुक हो गया? बस मुझे ये बता, तू चाहती क्या है? वो बोली, मैं सिर्फ फाना चाहती हूं, फाना मेरा है और मैं कुछ नहीं चाहती, और बस मैं हर सूरत फाने को अपने साथ लेके जाऊंगी क्योंकि ये मेरा है। पीर साहब बोले, मेरी बात सुन, जब तू पहली दफा इसके सामने आई थी तो तूने कौन सा रूप धार रखा था? एक हसीनो जमील औरत का, एक ऐसी खूबसूरत हसीनो जमील औरत जिसको देख के कोई भी बहक जाए, और वो हसीनो जमील औरत खुद से किसी को अपनी तरफ देख के मुतवज्जो करे और इंसान उसका इशारा समझ जाता होता है। क्या तूने एक हसीनो जमील औरत का रूप नहीं धारा? और क्या तू रूप धार के जान के इसके रास्ते में नहीं खड़ी हुई? क्योंकि तू इसको पहले देख चुकी थी, इसको पसंद कर चुकी थी, और उसके बाद तूने रूप ही ऐसा धार लिया कि जिसको देख के ये दीवाना हो जाए। क्या इसको बहकाने के लिए, इसको वरगलाने के लिए, अपने पीछे लगाने के लिए तूने जान के एक ऐसा रूप नहीं धारा जो किसी को भी वरगला सकता है, किसी को भी ईमान को डगमगा सकता है? तो इसमें इसका क्या कसूर? इसको तो पता ही नहीं था तू कौन है। इसने अगर तेरे साथ ताल्लुक बनाया है, तुझे एक इंसान समझ के बनाया है, क्योंकि तूने इसको धोखा दिया है। तूने रूप इंसान का धारा हुआ था तो इंसान नहीं थी। तूने इसको महसूस भी नहीं होने दिया कि तू इंसान नहीं, तू और मखलूक है। अब तू कहती है कि ये मेरा है। मैं इसकी गलती उस वक्त मानता जिस वक्त ये पहचान चुका होता कि तू चुड़ैल है और एक इंसानी रूप में है, फिर भी ये तेरे साथ ताल्लुक बनाता, तो फिर इसकी गलती होती। जब उसको पता ही बाद में लगा, जब वो सब कुछ गलती कर बैठा और बकौल तेरे तो माँ बनने वाली इसके बच्चे की, और ये सब कुछ हो चुका, उसके बाद उसको पता लगा कि ये चुड़ैल है, तो वो तो डरेगा। कोई भी इंसान होगा, फितरत है उसकी डर जाना, तो वो डर गया है। इसमें इसका क्या कसूर? अब मैं तुझे आखिरी दफा मौका देता हूं कि इसके वजूद को छोड़ दे, वरना तू जान चुकी है ना मैं कितना ताकतवर हूं, मेरे पास क्या इल्म है, और ये मेरे पास पूरा पानी भर के रखा हुआ है, ये मैं पूरा तेरे ऊपर डाल सकता हूं। लेकिन मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता, बस मैं इतना चाहता हूं, तू किस शर्त पे इसको छोड़ने को तैयार है? और आखिरी दफा कह रहा हूं, इसके बाद फिर कहूंगा नहीं, फिर ये पानी डालूंगा। वह चुप हो गई। फिर ये सब कुछ देर इंतजार करते रहे, यहां तक कि जग में से पानी हाथ में ऐसे निकाला और उसको जोर से उसके ऊपर फेंका तो उसकी चीख निकल गई, और दोबारा उस जग में से पानी निकालने लगे तो बोली, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। फिर सब रुक गए। बोल, किस शर्त पे बाहर जाएगी? वो बोली, हाँ मैं तैयार हूं इसको छोड़ने के लिए, लेकिन मुझे इतनी बकरियां चाहिए, इतना दूध चाहिए और इतना गोश्त चाहिए। मिल जाएगा, ये सब कुछ तुझे मिल जाएगा। और बोल, और क्या चाहिए? वो बोली, एक और शर्त है मेरी। हाँ बोल, क्या शर्त है तेरी? ये दोबारा कभी भी उस तरफ नहीं आएगा जहां वो कमरा बना हुआ है, जहां वो पंप लगा हुआ है। वो जो बांसों का जंगल है, उस जंगल के साथ वो जो कमरा है, उस रास्ते की तरफ भी आया तो फिर मैं इसको छोड़ूंगी नहीं।
फिर मैं अपना काम पूरा करूंगी। लेकिन अगर ये उस तरफ ना आया तो मैं कभी इसके पास नहीं आऊंगी। मंजूर है, ये शर्त भी तुम्हारी मंजूर है, ये कभी भी उस तरफ नहीं आएगा। तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर हैं। तुम्हें बकरियां भी दे दी जाएंगी, तुम्हें दूध इतना ज्यादा दे दिया जाएगा, तुम्हें गोश्त भी दे दिया जाएगा, और दूसरी शर्त भी कबूल है, ये उस तरफ कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, जा अब तू। और उसके बाद पीर साहब ने आंखें बंद कर लीं और पढ़ना शुरू कर दिया। वो बैठा हुआ जो बिल्कुल जिसकी आंखें लाल सुर्ख थीं फाने की और गुस्से से देखे जा रहा था, फिर से उसके जिस्म ने झटके लेने शुरू कर दिया और उसके जिस्म ने झटके लेते लेते आंखें बंद कर लीं और एकदम पीछे गिरा और बेहोश हो गया। सारे गांव वाले मंजर देख रहे थे। वो नीचे बेहोश पड़ा हुआ था, लेकिन खामोशी। जो पीर साहब की और उस चुड़ैल की बातें हुई थी सब ने सुनी थी, लेकिन अब वो गिर गया था और पीर साहब बैठे पढ़ रहे थे। खामोशी, सिर्फ खामोशी थी। और पीर साहब ने पढ़ते पढ़ते जैसे आंखें खोली तो कहा, उठा लो अब इसे, होश में आ जाएगा। चली गई है वो। बस एक बात ध्यान रखना, ये कभी भी उस तरफ ना जाए। वो चुड़ैल है और वो बहुत ताकतवर है, और चुड़ैल के उस तबके से है जिनको चुड़ैल कहा जाता है। जिन्नात के उस तबके में से है जो सबसे गंदी होती है, जो सबसे जहरीली होती है, जो सबसे ज़्यादा शैतान होती है, जो सबसे ज़्यादा नुकसान दे देने वाली होती है। इसलिए वो जिन्नात की वो कैटेगरी उसको चुड़ैल कहते हैं। एक मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक चुड़ैल जो इंसानों में से होती है, इंसान औरत होती है, जादू के ज़रिए अमल के ज़रिए चुड़ैल बन जाती है, और एक जिन्नात में से जिन्नी ही होती है, लेकिन वो जिन्नात की इतनी बुरी कैटेगरी होती है, इतने बुरे जिन्नात में से होती है कि उसको वो चुड़ैल कहते हैं। यानी जिन्नात उसको चुड़ैल कहते हैं कि बहुत बुरी चीज़ है जिसको वो चुड़ैल बोलते हैं। तो वो ही थी जिसने रूप धार के, खूबसूरत औरत का रूप धार के उसको फंसा लिया था। पीर साहब बोले, बस ये अब ख़ास ख्याल रखना कभी भी उस तरफ ना जाए, वरना वो अपनी बात की सच्ची है। बहुत सख्त चुड़ैल है, बहुत गंदे कबीले से। वो वाकई जो करना चाहेगी कर लेगी। और जाते ही कल जो वो बोल के गई है, ये सारा सामान जो है इसका पहुंचा दो। तो वो एकदम परेशान हुए कि उनको पता ही नहीं था कि ये सारा सामान कहाँ पे पहुंचाना है। तो वो बोले, मेरा वो जो शागिर्द है हाफिज़, उसको कह देना ये सामान उसको दे देना, कुछ लोग उसके साथ सामान लेके जाएं, उसी कमरे के पास आप लोग जाओगे जहां ये मिला था तुम्हें, उसी कमरे के बाहर जाओगे, हाफिज साहब पढ़ाई करके उसी कमरे के बाहर रखेंगे और वापस आ जाएंगे सारे गांव वाले। पीर साहब का शुक्रिया अदा किया गया, वो वहां से रवाना हुए। अब फाना होश में था और अपने पाँव पे चलता हुआ उनके साथ वापस गया। लेकिन एक बात सबने नोट की थी, फाना बिल्कुल खामोश था, कोई बात नहीं कर रहा था। जब अंदर दाखिल हुआ था, उसके मुंह पे छींटे मारे गए थे, तो उसने आंखें खोल के कहा था, हाँ मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ लेके आए हो। उस वक्त सिर्फ बोला था, लेकिन अब वो टोटली चुप था। वो उसको लेके गए, घर पहुँच गए। वो जाके चारपाई पे लेट गया, वो बिल्कुल चुप सा था। उन्होंने कहा, फाने खाना खाओगे? उसके आगे खाना रखा गया, तो वो बैठ के आराम से खाना खाता रहा, बोला किसी से भी नहीं। अगली सुबह उन्होंने वो अरेंज किया, वो जो बकरियां कहीं गई थी, वो जो दूध कहा गया था, वो जो गोश्त कहा गया था, वो सारा जब अरेंज हो गया, हाफिज़ साहब जो उनके शागिर्द थे पीर साहब के, उनको बुलाया गया। सारी बात उनको बताई जा चुकी थी। गांव वालों ने वो सारा सामान उठाया, बकरियां वगैरह साथ लीं, और वो कहते हैं वो ले के, हाफिज़ साहब आगे आगे चल रहे थे, वो ले के उसी तरफ गए जो बांसों वाले जंगल के पास पुल्ली वाला कमरा था, पंप वाला कमरा, उसके बाहर गए। वहाँ पे वो कुछ देर पढ़ते रहे, और उसके बाद उन्होंने वो सारा सामान जो था वहीं पे एक साइड पे रख दिया, बकरियों को वहीं पे बांध दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा, चलो वापस चलो। वो लोग चलते चलते जब इतनी दूर आ गए कि पीछे मुड़ के देख सकते थे, तो उन्होंने मुड़ के देखा तो पीछे कुछ भी नहीं था, ना बकरियां थी, ना गोश्त था, ना सामान था, वो लेके जा चुकी थी। किसी ने उठाते हुए नहीं देखा था, ना किसी की जुर्रत थी, लेकिन इतना देख लिया था सब कुछ गायब हो चुका है। यकीनन वो अपनी चीज़ें लेके जा चुकी थी। अब दूसरी शर्त थी कि फाना उधर कभी भी नहीं जाएगा। फाना ठीक तो हो गया था, लेकिन अब ये था कि वो मुस्तकिल चारपाई पे लेटा रहता,
कुछ भी करने को उसका दिल नहीं करता था, वो कोई भी बात नहीं बोलता था, उसका मुंह बिल्कुल खामोश था। उसकी माँ ने, बहनों ने, भाइयों ने, उसके बाप ने, चाचा ने कई दफ़ा उससे बैठ के बातें की। वो सर झुकाए बैठा रहता था, हूँ हाँ में भी जवाब नहीं देता था, हाँ जी, नहीं जी, कुछ भी नहीं बोलता था, बस खामोश रहता था। कभी कभी उसके मुंह से अगर जुमला सुनते थे, रोटी खानी है, हाँ, बस इतना जुमला, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बोलता था। काफी दिन इसी तरह रहा, उठना बैठना। अब वो इतना हो गया था, घर के अंदर रहता, थोड़ा सा घर के अंदर चल लेता और फिर लेट जाता, उठ के बैठ जाता, फिर लेट जाता, थोड़ा सा चल लेता, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हल्का फुल्का कभी किसी के साथ कोई बात कर लेता था, ज्यादातर अब वो चुप रहने लगा था। पागल नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल था, घर वाले भी जानते थे, जैसे चुप सा लग गई है उसको। कभी कभी जवाब जरूर दे देता था। वक्त इसी तरह गुजरा तो एक दिन कहता है, काफी दिनों के बाद, चाचा और उसका बाप बैठे हुए थे। ये कोई सुबह का 10-11 बजे का टाइम था। जान चुके थे कि लेटा रहता है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं थी, तो देखा ये उठ के बैठ रहा है। तो बाप ने, चाचा ने देखा उठ के बैठ रहा है, तो एकदम बाप से मुखातिब हुआ, अब्बा मैं डेरे पे जा रहा हूँ। चाचा नहीं था, सॉरी, उसका बाप बैठा हुआ था और उसका भाई बैठा हुआ था। तो कहता है, अब्बा मैं डेरे पे जाना है, मैं डेरे पे जा रहा हूँ। बाप खुश हो गया कि चलो पहली दफ़ा बोला है, उदास है, चुप है, आज बोल पड़ा है कि डेरे पे इसका दिल कर रहा है तो इसको डेरे पे चला जाएगा, खुश हो जाएगा, चलो ठीक है। बाप ने कहा, हाँ ठीक है बेटा, जा तू। उठा और चलता हुआ डेरे की तरफ जाने लगा। बाप अपने कामों में मसरूफ़ हो गया। दिन गुजर गया, शाम हो गई। घर के अंदर उसका चाचा दाखिल हुआ तो उसका अब्बा बोला, फाना किधर है? उसने कहा, फाना मुझे क्या पता। उसने कहा, यार वो डेरे पे गया था, अभी तक वापस नहीं आया। उसने कहा, डेरे पे तो वो आया ही नहीं, मैं डेरे पे हूँ, मैं अभी डेरे से आ रहा हूँ, मैं तो सुबह से डेरे पे ही था। डेरा मतलब वही जहाँ पे भैंस बकरियाँ, उनने वो जानवर पाले हुए थे, उसको वो डेरा बोल रहे थे। कि उस चाचा ने कहा, मैं तो सुबह से डेरे पे हूँ और अभी वहीं से ही आ रहा हूँ, वहाँ तो वो डेरे पे आया ही नहीं। तो उसका बाप उठ के बैठ गया, कहता है, यार क्या बात कर रहा है, वो तो घर से कह के गया है कि मैं डेरे पे जा रहा हूँ। उसने कहा, नहीं वो डेरे पे नहीं आया। वो अल्लाह खैर करे, वो फिर किधर चला गया। वो उठे जल्दी से, उन्हें अपनी पगड़ी उठाई, मतलब साफा सा मुंह कंधे पे रखा, उठे इधर उधर देखना शुरू कर दिया। ओए फाना किधर गया, फाना कहाँ चला गया, वो तो डेरे पे गया था। वो इधर उधर इधर उधर उसको ढूंढना शुरू हो गए। ढूंढते 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 हर जगह से वो पूछते फिर रहे हैं, यार फाने को देखा है, क्योंकि फाना पता नहीं अब कहाँ चला गया था, फाने को देखा है, फाने को देखा है, कहीं फाने को देखा है। इस तरह पूछते 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 एक जगह से गुजरने लगे तो वहाँ पे एक लड़का खड़ा था, छोटा सा। उसको कहा, बच्चे फाने को देखा है तूने? कहता, हाँ। उन्होंने कहा, कहाँ देखा है? कहता, वो जो जंगल नहीं है बांसों वाला, उसकी तरफ जा रहा था, उधर कमरे की तरफ नहीं, बांसों वाले जंगल की तरफ जा रहा था। तो बांसों वाला जंगल जो था वो हद थी उस चुड़ैल की, जो उसने कहा था वो उस जंगल की तरफ ना आए, और अगर उस जंगल की तरफ चला गया तो समझे वो कमरे की तरफ चला गया। वो उसने शर्त रखी थी। जब उस लड़के ने बताया कि वो बांसों वाले जंगल की तरफ गया तो उनके तो हाथ पांव फूल गए, ओए होए ये कहाँ चला गया। भागे कुछ और गांव के, उसका चाचा था, उसका बाप था, उसका भाई था, 3-4 और बंदे उन्होंने इकट्ठे किए गांव के। हाफिज साहब कहीं गए हुए थे, हाफिज साहब का पता नहीं लग रहा था। भागे कि चलो यार जब तक उनका इंतजार करते हैं, वो उधर चला गया है। वो 5-6 लोग इकट्ठे होके उसी तरफ जाना शुरू हो गए। चलते हुए नहर पे पहुंचे, ज़मीनों से चलते हुए, जिस रास्ते से वो लेके गई थी चुड़ैल, उसी शॉर्टकट रास्ते से चलते हुए बांसों के जंगल में पहुंच गए। बांसों के जंगल में इधर उधर देखा, वो कहीं नहीं। तो उन्होंने कहा, अब उसी कमरे की तरफ ही चलो जो वो बंद कमरे हैं पंप वाले। वो चलते हुए, यहाँ मैं बताना भूल गया एक बात, जो जिन्होंने कहानी भेजी है शायद वो कहते हैं, मैंने भी वो पंप वाला कमरा देखा हुआ है, अभी भी वो मौजूद है। उसकी छत टूट गई हुई है, लेकिन वो जो जंगल था, पुरानी कहानी है, जंगल ख़त्म हो चुका है, वहाँ पे सोसाइटी बन गई हुई है, वहाँ पे कॉलोनियाँ बन गई हुई हैं, लेकिन वो जो पंप वाले कमरे बने हुए थे वो आज भी वहीं पे मौजूद हैं। उनकी छत ऊपर से गायब है,
कहते हैं मैंने भी उसको अपनी आंखों से देखा है, शायद जिन्होंने कहानी भेजी है। तो वो लोग चलते हुए पंप के पास पहुंच गए। पंप का दरवाजा बंद था उस कमरे का। अब वो परेशान, क्या करें। उन्होंने कहा और तो कहीं नहीं है, देख लिया है तो अंदर ही होगा, खोल दें दरवाजा। हाफिज साहब तो नहीं है। उन्होंने कहा यार हमारा बच्चा ना कुछ हो जाए, खोलो, लेट मत करो। दरवाजे को खोल दिया गया। जैसे ही दरवाजा खोला गया तो मंजर यह था कि सामने फर्श के ऊपर कपड़ों के बगैर फाना जमीन पे लेटा हुआ था। लेकिन दोनों दरवाजे जैसे ही खोले गए और रोशनी अंदर की तरफ गई, उस घुप अंधेरे कमरे के अंदर जैसे ही रोशनी फैली, उन्होंने देखा फाना ज़मीन पे लेटा हुआ है। पहला मंजर जो उन्होंने देखा, उसके वजूद पे कोई कपड़ा नहीं था, सिर्फ पेट वाली जगह पे एक चादर पड़ी हुई थी। और पहली निगाह चादर पे पड़ते ही जो दूसरी निगाह पड़ी तो उसके पांव उसी तरह उल्टे मुड़े हुए थे जैसे चुड़ैल के उल्टे पांव होते हैं। इंसान जब सीधा खड़ा होता है, जिस तरफ इंसान का मुंह होता है उसी तरफ उसके पांव की उंगलियां होती हैं। और उल्टे पांव कहते हैं कि आपका मुंह सीधा हो और आपके पांव घूम के पीछे की तरफ चले जाएं। जो आपके पांव की उंगलियां हैं इनका रुख कमर की तरफ चला जाए, यानी आपका पूरा पांव इतना मुड़ जाए कि मुड़ के उंगलियों का रुख कमर की तरफ हो जाए, तो उसको उल्टे पांव कहते हैं। तो उसके पांव भी ऐसे ही थे। उसका मुंह, उसका सीना छत की तरफ था, वो सीधा लेटा था छत की तरफ मुंह करके, लेकिन उसके पांव बिल्कुल उल्टे हुए थे, मुड़ चुके थे बिल्कुल। और तभी तीसरी चीज जो उन्होंने देखी, उसके बाजू भी मुड़ चुके थे। जैसे हम अपने बाजू बिल्कुल सीधे करते हैं और इसको पीछे करके लेके जाएं तो एक लिमिट के बाद रुक जाते हैं, उसके पूरे घुमा दिए गए थे और लगता था कि कंधे टूटे हुए हैं और बाजू उल्टे कर दिए गए हैं। अब वो सोया हुआ था, उसके पांव उल्टे हुए थे और उसके बाजू भी पूरे घुमा के तोड़ के उल्टे किए हुए थे। वो एकदम देख के परेशान हुए, भागते हुए उसके करीब गए। फाने फाने। उसका वजूद ठंडा यख था, उसकी सांसें बंद थी, उस वजूद के अंदर कोई भी जान नहीं थी। वो मुर्दा जान वजूद था जो ज़मीन पे रखा हुआ था, जिसके पांव टूटे और मुड़े हुए थे, जिसके बाजू टूटे और मुड़े हुए थे, और उसके पेट पे एक चादर पड़ी हुई थी। कपड़ों के, लिबास के बगैर मुर्दा हालत में वो ज़मीन पर पड़ा हुआ था। और तभी उन्होंने उसके पेट के ऊपर से चादर हटाई तो सब चीख मार कर पीछे हट गए। उस मुर्दा वजूद फाने का जो पेट था, उसके ऊपर इतना बड़ा सुराख था जिसके ऊपर चादर डाली गई थी कि उस सुराख के अंदर सब कुछ निकाल लिया गया था। उसके पूरे पेट के अंदर जितना भी सिस्टम होता है, आंतें होती हैं, मैदा होता है, जो कुछ होता है वो सब निकाल दिया गया था। उसका पेट अंदर से खाली था, कुछ भी नहीं था। दूर से इतना बड़ा सुराख था पेट के अंदर कि पूरा पेट खाली था। ऊपर से पेट का हिस्सा ही नहीं था पूरा, यानी सीने से लेके पेट तक यह हिस्सा ऊपर से खाली हो चुका था और ऊपर गोश्त ही नहीं था, अंदर सब खाली था। उसका बाप, उसका चाचा, उसका भाई धाड़े मार कर रोना शुरू हो गए, क्योंकि उनका बेटा, उनका भाई इस दुनिया को छोड़ चुका था। उन्होंने उसके मुर्दा वजूद को उठाया, चादर पहना के उसको गांव की तरफ लेके चल पड़े। और जैसे ही घर में वो मुर्दा फाना पहुंचा तो घर में कोहराम मच गया। उसकी मां धाड़े मार मार के चीख रही थी और एक ही आवाज, एक ही जुमला उनके मुंह से अदा हो रहा था, वो चुड़ैल मेरे बच्चे को खा गई, वो चुड़ैल मेरे बच्चे को खा गई। और सारे घर वाले धाड़े मार के रो रहे थे। वो नौजवान खूबसूरत फाना फानी दुनिया से कूच कर चुका था। एक ऐसा वजूद सिर्फ घर में मौजूद था जिसका पूरा सीना और पेट अंदर से चाक कर दिया गया था, सारी चीजें निकाल के गायब कर दी गई थी और अंदर जो कुछ भी होता है वो भी नहीं मिला था, वो गायब था। मट्टी की अमानत अब हो चुका था। अब
उसको मट्टी में ही दफन करना बाकी रह गया था। हाफिज साहब भी पहुंच गए, तब तक इतला पहुंच चुकी थी, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। पूरे गांव को पता लग गया था कि वो चुड़ैल फाने को खा चुकी है, फाना मर चुका है। यूं उसके कफन दफन का बंदोबस्त किया गया, नमाज जनाजा पढ़ाया हाफिज साहब ने उसका, और उसको मट्टी के अंदर, मट्टी अमानत को दफन कर दिया। सारा गांव अफसुर्दा था, सारा गांव परेशान था। एक गांव का खूबसूरत शरीफ सा लड़का, कभी किसी से लड़ा नहीं, कभी किसी से ज़्यादा बात नहीं की, सबसे इज्जत करने वाला, प्यार करने वाला, अपने काम से काम रखने वाला, बस सुबह भी दूध बेच के आता, शाम को भी दूध बेच के आता, कोई यार दोस्त नहीं थे, कोई बुरी आदतें नहीं थी, वो जा चुका था। खूबसूरत, खूबरू, 6 फुट का कद, लंबा चौड़ा, पहलवानी जिस्म, एक खूबसूरत लड़का मनो मिट्टी तले जा चुका था। तकरीबन 4-5 दिन के बाद हाफिज साहब अपने पीर साहब के पास गए, और जैसे पीर साहब के आस्थाने पे हाजिरी दी तो पीर साहब ने हाफिज को देखते ही पहला जुमला कहा, ले गई फिर आखिर ना वो चुड़ैल फाने को? ले गई ना, लेके ही जाना था उसने। मैंने पहले ही उसके घर वालों को कह दिया था, सख्ती से ताकीद कर दी थी कि इसको वहाँ ना लेके जाने देना। वो अपनी शर्त की पक्की थी, वो कभी ना इसको लेके जा सकती, लेकिन उसने जो शर्त रखी थी ऐसे नहीं रखी थी कि अगर इसने वो जंगल क्रॉस कर लिया तो फिर नहीं छोड़ूंगी। और घर वालों ने ये ज्यादती की है, उसको नहीं जाने देना चाहिए था। वो कहते हैं हजूर घर वालों को तो पता ही नहीं था। तो कहते हैं जब वो अकेला बाहर जा रहा था तो जाने ही क्यों दिया, कुछ साथ क्यों नहीं किया? हिफाजत नहीं कर सके ना उसकी, तो क्या हुआ, वो चुड़ैल उसको अपने साथ ले गई है। और ये समझ रहे हैं कि उसका वजूद मुर्दा है, वो मर गया है, वो मरा नहीं है। उसके वजूद को वहीं छोड़ गई है, फाने को वो साथ ले गई है। क्योंकि जिन्नात के वो उस कबीले से है जिसको जिन्नात भी चुड़ैल कहते हैं। एक ऐसी औरत, जिन्नात में से एक ऐसी जिन्नी जो इतनी बुरी होती है कि उसको वो चुड़ैल कह के पुकारते हैं, और वो अपनी ज़िद की पक्की होती है, वो जो सोचती है वो करके दिखाती है। वो फैसला कर चुकी थी, वो ज़िद की पक्की थी, और जैसे ही उसने उसकी हद को अबूर किया, वो उसके वजूद को तोड़ फोड़ के रख के फाने को अपने साथ ले गई है। फाना उसके साथ गया है। फाना इस दुनिया की नज़रों में मर गया है, फाना जिंदा है, और फाने को वो चुड़ैल ले गई है। अच्छा, अब आप लोगों के दिमाग में भी ख्याल आएगा तो कि वो तो मर गया, तो वो किसको लेके गई? तो इसी के ऊपर मैंने एक आपको सच्ची कहानी एक और सुनाई थी, एक लड़की की कहानी, जो मेरे पास एक केस आया था जिसको जिन्नात एक और दुनिया में लेके गए, पीछे मौजूद है। तो इसी सवाल का मैंने जवाब दिया था कि जिन्नात वो चाहे चुड़ैल के रूप में है, जिन इंसान के रूप में, जिन्हों होते तो जिन ही हैं, वो कहाँ लेके जाते हैं इंसान को, किस तरह लेके जाते हैं? इंसान के हमजात को लेके जाते हैं, आत्मा को लेके जाते हैं, या इंसान को असली इंसानी रूप में लेके जाते हैं? क्योंकि वो इंसानी रूप में तो नहीं लेके जा सकती थी, इसलिए वजूद को खाली करके, मुर्दा करके, खाली करके से मुराद अंदर तक खाली कर दिया, उसके वजूद को खोखला करके वहीं पे फेंक के जिस फाने से वो प्यार करती थी उस फाने को ले गई थी। वो अपने प्यार को उसने हासिल कर लिया था। उसके बाद जब वो कहानी ख़त्म हुई, वो बुज़ुर्ग जो सुना रहे थे, शायद उसकी पूरी फैमिली जहाँ शादी पे, उन बुज़ुर्ग को कहा था, उन्होंने कहा था कड़क चाय पिलाओ, एक बचपन की सच्ची कहानी सुनाता हूँ। तो वो बुज़ुर्ग जब अपनी बचपन की कहानी सुना रहे थे, खामोश हुए, तो पूरी कहानी सुनने वालों पे एक खामोशी सी तारी हो गई। शायद कहता है, मैं बोला चाचू फिर क्या हुआ? उस खामोशी को तोड़ा जो वो चाचू मुसलसल बोलते बोलते चुप कर गए थे और सारी खामोशी हो गई थी। तो मैंने कहा चाचू फिर क्या हुआ? उन्हें सर उठाया, मेरी तरफ देखा और कहते हैं फिर क्या होना था? इंसानों ने उसके वजूद को दफना दिया, वो उसको ले गई। कहाँ ले गई किसी को कुछ नहीं पता। पीर साहब भी ना बता सके कहाँ ले गई। पीर साहब ने इतना कहा था बस वो ले गई है ना फाने को, वो ले गई। तो बुजुर्ग कहते हैं, वो चाचू कहते हैं, ये मेरे बचपन का सच्चा वाक़या है और आज भी वो पुल्ली वहीं पे मौजूद है, आज भी वो कमरा पंप वाला वहीं पे मौजूद है जहाँ ये वो चुड़ैल रहती थी।
आज भी वो उसी तरह टूटा फूटा है, उसके करीब नहीं जाता। और शायद कहता है मैंने भी उसको पास से गुजरते हुए देखा है, उसकी छत ऊपर नहीं है, बहुत टूट फूट का शिकार हो गया है, लेकिन वो अब भी वहीं पे मौजूद है। दरख्त काटे गए हैं, जंगल काटा गया, वक्त के साथ साथ लोगों ने काट दिया, पुरानी कहानियाँ, कॉलोनियाँ, सोसाइटियाँ बन गई। वाकई यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जंगल थे। उन्होंने मुझे शुरू में कहा था कि आपने शहर सरगोदा नहीं करना, फिर उन्होंने कहा सरगोदा कह दीजिएगा, क्योंकि सरगोदा के आगे एक गांव है जिसकी कहानी है। उनका कहना यह था कि वो फैमिली दुखी ना हो जाए जिनका बच्चा इस तरह गया था। चुड़ैल उनके बच्चे को खा गई थी, शायद उनमें से कोई आपकी फिर से कहानी सुन ले तो वो दुखी हो जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने अपना नाम भी चेंज करके बताया है। शायद उनका रियल नाम नहीं है, ये फर्जी नाम है। वजह इस बात को सोच के उन्होंने अपना नाम भी फर्जी बताया कि उनके घर वालों को दुख ना पहुंचे, उनके घर वाले दुखी ना हो, गमगीन ना हो इस कहानी को सुन के। लेकिन एक सच्ची कहानी जो सरगोदा के गांव में पेश आई, उन्होंने मुझे भेजी है और मैंने उनको कहा है कुछ और भी, उन्होंने कहा मेरे पास कहानियाँ हैं, तो मैंने उनको कहा आप ज़रूर भेजिए, इंशाल्लाह उनको मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। लेकिन यहीं पर आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। कुछ इस तरह की मेरे पास और भी स्टोरियाँ इंशाल्लाह वो भी आपको ज़रूर सुनाऊँगा। तो ये थी जी आज की कहानी। मैं फिर से बार बार याद क्यों कराता हूँ, कुछ लोग कहानी सुन के शायद लाइक करना चाहें तो, ताकि वो एंड में वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग भी अपनी कहानियाँ मुझे भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी हॉरर स्टोरी का हिस्सा बनाऊंगा। इसका तरीका यही है, आप वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, कहानी को लिख के भी भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप कहानी लिख के भेजते हैं तो पहले लिखी हुई कहानी को भेज दीजिए, एक और मैसेज लिखिए अलग से और उसमें लिखिए स्टोरी, STORY, और उसको भी दोबारा भेज दीजिए। और अगर आप वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके आप भेज दीजिए, उसके बाद एक और मैसेज लिखिए स्टोरी, STORY, और उसको भी भेज दीजिए। जिस तरह शाहिद ने शुरू में ही मुझे लिख दिया कि जी मेरा नाम फर्जी कर दीजिएगा, किरदारों के नाम यही हैं। फ़ाना उनका ओरिजिनल नाम था, इरफान नाम था, उसको फ़ाना बोलते थे, ये उनका ओरिजिनल नाम है, ये मैंने चेंज नहीं किया उनके कहने पे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जब आप कहानी भेजें तो मुझे सारे रियल नाम बता दिया करें, लोकेशन, शहर का नाम, अपना किरदारों का नाम, और ये भी बता दिया करें मैंने रियल बताने हैं या फर्जी बताने हैं। और आपने भेजना है इस नंबर पे, मेरा व्हाट्सअप का नंबर है +923136555500। मैं रिपीट करता हूँ, +923136555500। इसको उर्दू में पढ़ेंगे +92311366555500। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।